हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अपना वीकली करंट अफेयर्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1 से 6 मार्च तक का जितना भी करंट अफेयर्स है, जितनी भी नेशनली इंटरनेशनली स्पोर्ट जगत से जुड़ी जो भी खबरें हैं, उन सबको हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, अ, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, ये विजिट पे रहे मॉरिशस की। मॉरिशस की तो मॉरिशस इंडिया का एक क्लोज अलाई है ना। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं मॉरिशस के साथ। हम मॉरिशस को बिलियंस ऑफ डॉलर की एड देते हैं, और इसके बदले जो मॉरिशस है वो हमें अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देता है और एक गारंटी देता है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा अ, भारत के खिलाफ। यानी कि चाइना को कोई भी पोर्ट या कोई नेवल बेस या कोई आइलैंड, है ना, लीज पर नहीं देगा, या फिर उधारी पर नहीं देगा, या सेल ऑफ नहीं करेगा। तो हम भी उसी हिसाब से उनको पे बैक करते रहते हैं। उनको जो एड है, सहायता है, वो भेजते रहते हैं समय समय पे। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए मॉरिशस की यात्रा पर गए। और यहाँ पर जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, है ना, पीएम जगन्नाथ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने मिलकर एक एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। ठीक है, ये एयर स्ट्रिप कहाँ पर बनाई गई है? तो ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है भाई अगालेगा आइसलैंड में। एक मॉरिशस में एक आइलैंड है मॉरिशस, अगर आप देखो तो ये जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये श्रीलंका है, और ये मालदीव है। यहाँ कहीं मॉरिशस पड़ेगा, तो छोटे छोटे आइलैंड में बसा हुआ है। इन्हीं आइलैंड में से एक आइलैंड है अगालेगा आइसलैंड। यहीं पर एयर स्ट्रिप को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा अगालेगा आइसलैंड किस कंट्री में है, तो आपका आंसर क्या होगा? मॉरिशस। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगालेगा आइसलैंड पर एक एयर स्ट्रिप का इनॉग्रेशन किया है। ये अगालेगा आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका मॉरिशस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एंटी एलजीबीटी क्यू बिल। ठीक है, अब दुनिया में सबसे ज्यादा डिबेट किया जाने वाला टॉपिक है ये। एलजीबीटी क्यू आप जानते होंगे, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, है ना। इनसे जो लेस्बियंस होते हैं, गे होते हैं, उनके राइट्स को लेके है। तो दुनिया एलजीबीटी को लेके ना दो पार्ट में डिवाइड है। एक मिनट। एलजीबीटी को लेके दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो प्रो एलजीबीटी, और दूसरी तरफ जो है एंटी एंटी एलजीबीटी। यानी कि एक तो जो प्रो एलजीबीटी मतलब जो एलजीबीटी के सपोर्ट में है, और दूसरे एंटी एलजीबीटी जो एलजीबीटी के सपोर्ट में नहीं है, एलजीबीटी के अगेंस्ट है। ठीक है, प्रो एलजीबीटी लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर वगैरह वगैरह है, इनको भी अ, उतना ही जीने का अधिकार है जितना कि एक आम इंसान को। ठीक है, उनको इनको भी इतने ही राइट मिलने चाहिए जितने कि एक आम इंसान को मिलते हैं। जबकि एंटी एलजीबीटी को मानने वाले लोग, यानी कि एलजीबीटी का विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि भाई ये जो है ना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये एक बीमारी है। ठीक है, और इस बीमारी को जितनी जल्दी खत्म किया जाए उतना जल्दी सही है। ठीक है, तो जो कंट्री इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एलजीबीटी के सपोर्ट में बिल लेके आ रहे हैं, उनको बराबर राइट दे रहे हैं, उनको मैरिड राइट दे रहे हैं। जो कंट्री एलजीबीटी के अगेंस्ट में है, वो क्या कर रहे हैं, एक एंटी एलजीबीटी बिल लेके आ रहे हैं, जिसमें जो एलजीबीटी के जो राइट्स हैं, है ना, उनको क्या करा जा रहा है, कन्फाइन किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, और एलजीबीटी पर तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में एक अफ्रीकन कंट्री है जिसने अपनी पार्लियामेंट में पास किया एक एंटी एलजीबीटी क्यू बिल। यानी कि अब इस कंट्री में जो एलजीबीटी समुदाय है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है ना, उनके जो राइट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं, और उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। तो ये कौन सा अफ्रीकन कंट्री है? ये अफ्रीकन कंट्री है घाना। ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है ना। तो इसने बैन लगाया है अभी एलजीबीटी पर, और एंटी एलजीबीटी क्यू बिल लेके आया है। ठीक है, चलिए। अबॉर्शन, है ना, दुनिया में बड़ा वाइडली डिबेटेड है ये अबॉर्शन वाला केस। ठीक है, अब दो तरह के धड़े हैं एलजीबीटी की तरह ही, है ना। एक तो आपका प्रो अबॉर्शन हो गया, दूसरा आपका एंटी अबॉर्शन हो गया।
प्रो अबॉर्शन हो गया, एलजीबीटी अबॉर्शन हो गया, है ना, एंटी अबॉर्शन हो गया। यानी कि एक तो ऐसे लोग हैं कि भाई जो कह रहे हैं कि भाई अबॉर्शन होना चाहिए, ठीक है, गर्भपात करवाना चाहिए, राइट है ये, और दूसरे कह रहे हैं नहीं गर्भपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो गर्भपात को, जो अबॉर्शन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जब गर्भ धारण करने वाली यानी कि प्रेग्नेंट होने वाली लेडी नहीं चाहती कि भाई बच्चा मुझे चाहिए, तो क्यों सरकार उसे फोर्स कर रही है बच्चा रखने के लिए, ठीक है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई किसी देश में जहाँ पर अबॉर्शन कराना मान्य नहीं है ना, और वहां पे किसी लड़की का रेप हो गया, रेप होने के बाद क्या हुआ, वो लड़की पेट से हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, है ना, तो अब वो लड़की क्या कभी उस बच्चे को अपनाना चाहेगी? नहीं अपनाना चाहेगी, क्योंकि वो बच्चा जब इस जमीन पे जब भी आएगा, इस धरती पे जब भी आएगा, उसे उसके पास्ट के बारे में याद दिलाएगा कि पास्ट में उसके साथ कितनी हैवानियत हुई थी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, कोई महिला, कोई बच्ची इस तरह के बच्चे को नहीं रखना चाहेगी। तो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे को रखने से बेहतर है अबॉर्ट कर दो, ठीक है। और तीसरे लोग ये कहते हैं भाई सारे ह्यूमन हैं, सब लोग अपने काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, भगवान ने सबको दिमाग दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सरकार नहीं बताएगी कि किसको प्रेग्नेंट रहना है और किसको प्रेग्नेंट नहीं रहना है। चाहे तो बच्चा रखें या चाहे बच्चा ना रखें, ये किसकी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए? कंप्लीटली उसकी मर्जी पर डिपेंडेंट होना चाहिए जिनका बच्चा है, जिसका बच्चा है, ठीक है। तो ये हो गए भाई अबॉर्शन को क्या कहते हैं, एंटी अबॉर्शन लोग, ठीक है। एंटी अबॉर्शन लोग कि भाई, है ना, अबॉर्शन क्या है कि जो प्रो अबॉर्शन लोग हैं कि भाई अबॉर्शन होना चाहिए, ठीक है। एंटी अबॉर्शन लोग क्या होते हैं, एंटी अबॉर्शन लोग क्या कहते हैं, एंटी अबॉर्शन लोग कहते हैं कि भाई सब अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंटी अबॉर्शन, अबॉर्शन को ना सपोर्ट, अबॉर्शन का विरोध करने वाले लोग कैसे लोग हैं? ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, मतलब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स, कहते हैं कि भाई साहब जो पेट में जो बच्चा है वो भगवान की देन है, तो तुम कौन होते हो उसे गिराने वाले? इनका आर्ग्यूमेंट ये रहता है, ठीक है। तो जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो अगर बच्चा किसी के पेट में है तो वो भगवान की मर्जी से है, और अगर आप उस बच्चे को अबॉर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप भगवान के जो नियम है, भगवान के जो कानून है, उनमें दखलंदाजी कर रहे हो, इसलिए अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो कंट्रीज अबॉर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रो अबॉर्शन बिल लेके आ रहे हैं, ठीक है, अबॉर्शन राइट दे रहे हैं। जो एंटी अबॉर्शन सपोर्टर्स हैं, कंट्रीज हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अबॉर्शन को क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ पर बैन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक यूरोपियन कंट्री है जिसने क्या करा है कि अबॉर्शन राइट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, प्रोटेक्शन बना दिया कि भाई साहब अबॉर्शन कराना किसी की व्यक्तिगत वो है ना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है या व्यक्तिगत राइट है, हम और आप उसमें दखलंदाजी देने वाले कोई नहीं होते। तो ऐसा करने वाला जो कंट्री है वो है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस ने क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया है फॉर अबॉर्शन राइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, हंगरी में हंगरी में अभी हाल ही में इलेक्शन कंप्लीट हुए प्रेसिडेंट के लिए, और हंगरी को मिला है उसका नया प्रेसिडेंट। तो हंगरी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हंगरी के नए प्रेसिडेंट जो बने हैं वो बने हैं तमास सुलियोक, तमास सुलियोक, हंगरी के नए प्रेसिडेंट तमास सुलियोक, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक स्कीम शुरू की गई है एक स्टेट के द्वारा जिसका नाम है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। यानी कि जो विधवा विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है, उसको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है, ठीक है। विधवाओं की हालत हमें पता ही है कि जो मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ पे शादियाँ होती हैं उनमें जो महिला होती है वो पूरी तरह से अपने पति पर आश्रित होती है मोस्ट ऑफ केसेस में, ठीक है। 20% वो अलग बात है कि जॉब वगैरह में होती है, उनकी कोई परेशानी नहीं है, वो सर्वाइव कर सकती है। बट बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो विवाह के बाद खुद से सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, उन्हें किसी के आश्रय की जरूरत होती है, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है ना, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है। तो इसी को कम करने के लिए, इन्हीं विधवाओं की परेशानियों को कम करने के लिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना लाई गई है एक स्टेट के द्वारा। इसके द्वारा अगर कोई पीपल, ठीक है, या कोई महिला या कोई पुरुष, है ना, अगर विधवा होने के बाद, विधुर होने के बाद दोबारा मैरिज करने का प्लान करते हैं तो उनको 2 लाख रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा, री मैरिज करने पे 2 लाख रुपए का इंसेंटिव, इंसेंटिव ऑफ 2 लाख रुपीज, दोज हु चोज टू री मैरी, ठीक है। तो ऐसा करने वाला, ऐसा योजना लाने वाला स्टेट कौन सा है?
ऐसा योजना लाने जो स्टेट है वो है झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे, झारखंड लेके आया है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एआई, बहुत चर्चा में है, हर कोई डिस्कस करता है इसको आजकल, है ना, दिन में 2-4 बार नाम ले ही लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो एक ऐसी मशीन जो जिसके पास खुद का एक दिमाग होता है, ठीक है, और वो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर के अपना काम करती है, अपने टास्क को परफॉर्म करती है, अपने एल्गोरिदम, अपने प्रोग्राम के जरिए क्या करती है, वो डिसीजन लेती है ना, और उसके लिए किसी ह्यूमन माइंड की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब इस एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है हर फील्ड में। एआई का इस्तेमाल मेडिकल में किया जा रहा है, सर्जरी कराने के लिए एआई डॉक्टर्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल एजुकेशन में किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में हमारा एक स्टेट है, वहाँ पर एक एआई टीचर को, है ना, लॉन्च किया गया है। तो कौन सा स्टेट है जिसने एआई टीचर को, है ना, लॉन्च किया है अपने यहाँ पे, तो ये स्टेट है भाई केरला, स्टेट है केरला। और इसने आइरिस नाम की एक एआई टीचर को क्या किया है, आइरिस नाम की एक एआई टीचर को ना अभी हाल ही में अपने स्कूलों में इंडक्ट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। डॉल्फिन, है ना, इंडिया में वाइडली पाई जाती है, इंडिया की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, खास करके गंगा में पाई जाती है, गंगेटिक डॉल्फिन, आपकी सतलज में पाई जाती है, इंडस में पाई जाती है। तो डॉल्फिन एक वाइडली पाए जाने वाला एक समुद्री जीव है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ कि इसकी जो संख्या है उसमें गिरावट नजर आई, और अचानक से बहुत सारी डॉल्फिन की डेथ होने लगी। ठीक है, तो इस समुद्री जीव के एक्सटेंशन को रोकने के लिए, विलुप्ति को रोकने के लिए एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है, जो कि इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। इस डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को खोला गया है पटना। ठीक है, पटना, जो कि कैपिटल है किसकी, बिहार की। ठीक है, तो बिहार की कैपिटल पटना में इस डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को खोला गया है। तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर खोला गया है, तो आपका आंसर होगा पटना, बिहार। ठीक है, या फिर पटना में अभी हाल ही में कौन सा रिसर्च सेंटर खोला गया है, तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आयुष्मान भारत कार्ड। ठीक है, आयुष्मान, एक मिनट, आयुष्मान कार्ड। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी, और जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का जो था मुफ्त इलाज दिया जाना था लोगों को, और दिया भी जा रहा है इसके तहत। ठीक है, बट ये इलाज ऐसे नहीं होता था कि आप बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल जाओ और आपको 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री इलाज जो है मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता था। इसके लिए हमें कार्ड बनवाना पड़ता था, इसका नाम आयुष्मान कार्ड होता था। ठीक है, और अगर आप एक सर्टेन क्राइटेरिया को, जो सरकार ने आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना के लिए डिसाइड किए, अगर आप उनको पूरा करते हो तो आप आयुष्मान कार्ड के हकदार हो जाते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है हमारे यहाँ पे, है ना, सभी लोग अपने नागरिकों को क्या कर रहे थे, आयुष्मान कार्ड बांट रहे थे। तो अभी हाल ही में एक स्टेट है जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बांटने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिसने 5 करोड़ 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बांटे हैं, तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एमयूआई स्कीम। एमयूआई स्कीम, ठीक है, एमयूआई स्कीम अभी हाल ही में इस स्कीम को शुरू किया गया है, कहां पर शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, अब क्यों शुरू किया गया है इस एमयूआई स्कीम को, एम युवा स्कीम को शुरू किया गया है देश में इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। इस स्कीम के तहत प्लान ये है कि हर साल लगभग 1 लाख यंग इंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया जाएगा, और उन्हें तैयार करने के लिए, ठीक है, 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे वो अपना बिजनेस जो है शुरू कर सके। ठीक है, तो एम युवा स्कीम, है ना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, है ना, और टारगेट क्या है, साल में कम से कम 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करना।
ठीक है, याद रखेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कई तरह से इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना, पूछ सकता है कि एक तो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हाल ही में शुरू की गई एम युवा स्कीम, ठीक है, किस स्टेट के द्वारा, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो आपका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस स्कीम के तहत 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने का प्लान है, जिसके तहत क्या दिया जाएगा, 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, तो एम युवा स्कीम। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एम युवा स्कीम में कितने रुपए तक के इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रावधान किया गया है, तो 5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कई तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा चापाकार, है ना, चापचारकूट। चापचारकूट फेस्टिवल एक ट्राइबल फेस्टिवल है, और हर साल इसको मनाया जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स हैं वो मिलकर इसको बनाती हैं। तो कहाँ मनाया गया ये चापचारकूट फेस्टिवल, तो ये मनाया गया है भाई साहब मिजोरम में मनाया गया बच्चों, है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चापचारकूट कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में, चापचारकूट मिजोरम। ठीक है, चलिए इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम, इंदिरा हाउसिंग स्कीम, ये एक हाउसिंग स्कीम है जो शुरू की गई है एक स्टेट के द्वारा, जिसके तहत जो ईबीसी कैटेगरी, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकवर्ड जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनको अफोर्डेबल हाउस प्रदान करने का या उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है इंदिरा स्कीम, हाउसिंग स्कीम के तहत। किस स्टेट ने इस इंदिरा हाउसिंग स्कीम को शुरू किया है, तो ये स्टेट है भाई साहब तेलंगाना। तेलंगाना ने शुरू किया है इंदिरा हाउसिंग स्कीम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंदिरा हाउसिंग स्कीम पूछ सकता है किस स्टेट ने शुरू की है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, इंदिरा हाउस स्कीम क्या है, तो आपका आंसर होगा कि भाई जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हैं, ठीक है, उनके लिए एक अफोर्डेबल हाउस अवेलेबल कराना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, HURL, हर्ल। ठीक है, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, कहां पे शुरू किया है इसको, ठीक है, अभी कहां पे इनोग्रेट किया गया है, ये शुरू किया गया है धनबाद झारखंड में, याद रखेंगे, धनबाद झारखंड में शुरू किया गया है, शुरू किया गया है आपका हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, HURL, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, सिंदरी धनबाद। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में महाराणा प्रताप की एक स्टैच्यू, जिसकी हाइट लगभग 21 फीट है, इसको एस्टेब्लिश किया गया एक सदर्न स्टेट में। ठीक है, सदर्न स्टेट में महाराणा प्रताप की मूर्ति, पहली मूर्ति है ये अपने आप में, है ना, फर्स्ट स्टैच्यू इन सदर्न इंडिया। ठीक है, महाराणा प्रताप की, तो कौन सा प्लेस है जहां पर इस 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की जो है मूर्ति, ठीक है, उसको अनवेल किया गया है अभी हाल ही में, तो ये प्लेस है हैदराबाद। ठीक है, जो कि कैपिटल है किसकी, तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो अभी हाल ही में एक इंडियन कोल माइन है, ठीक है, जो बन गई है एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन, ये कहां पर है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो इंडिया की कोल माइन जो कि अब एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन बन चुकी है, उसका नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECS, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, कहां पर है ये, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन बन चुकी है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी एक कोल माइन एशिया की सबसे बड़ी कोल माइन है। ठीक है, तो हो सकता है चाइना के दे दिए हूँ आपके सामने ऑप्शन, इंडोनेशिया के दे दिए हूँ, आप चाइना का समझ के उसको मारा है। ठीक है, नहीं, इंडिया की कोल माइन है जिसका नाम है साउदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, ये एशिया की सबसे बड़ी क्या बन गई है, आपकी कोल माइन बन गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन,
इलेक्शन कमीशन ने अभी क्या करा कि अपने जो इलेक्शन रूल है सॉरी, इलेक्शन रूल्स जो है 1961 इनको थोड़ा लीनियंट किया है, इनमें थोड़ा चेंज किए हैं। और जो पोस्टल बैलेट है ना, डाक के थ्रू वोट डालना है, पोस्ट करके वोट डालने वाला जो रूल है, ठीक है, उसकी जो एज लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है। अ, तो ये जो एज लिमिट है कितने साल से कितने साल कर दी गई है, ये एज लिमिट अब कर दी गई है 85 साल, यानी 85 साल है ना के जो लोग हैं, 85 साल तक के जो लोग हैं, वो अपना वोट अब उन्हें मतदान पे जाने की, बूथ पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो घर से ही पोस्टल बैलेट के थ्रू ये सब काम कर सकते हैं। 80 से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है, 85 ईयर्स इसको कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है ये हाल ही में अभी इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, जो पोस्टल बैलेट की जो मिनिमम एज है सीनियर सिटीजन के लिए उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 85 ईयर्स कर दिया है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। है ना, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस कहां पे लॉन्च की गई है, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस कहां लॉन्च की गई है ये, कोलकाता में, कोलकाता में लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर है, कोलकाता, कोलकाता मेट्रो इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, चलिए। स्लाइस, स्लाइस के बारे में सुना होगा आपने, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, मैंगो फ्लेवर होता है इसका, है ना, सबने पी होगी। तो स्लाइस ने भी हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, और ये साउथ की एक बहुत प्रोमिनेंट एक्ट्रेस है। इनका नाम क्या है, नयनतारा, नयनतारा बनाई गई है स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर, जो कि है एक साउथ एक्ट्रेस, साउथ एक्ट्रेस को नई ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है। ठीक है, चलिए। अभी हाल ही में क्या हुआ कि बीएसएफ को उसकी पहली फीमेल स्नाइपर मिली, है ना। स्नाइपर आपने जानते होंगे, है ना, जो दूर बैठा रहता है कहीं, है ना, जो किसी को दिखाई नहीं देता, है ना, और फायरिंग करता है और एक शॉट में ही अपने टारगेट को खत्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो बीएसएफ, तो अभी तक बीएसएफ में मेल स्नाइपर तो थे, बट बीएसएफ में कोई फीमेल स्नाइपर नहीं था। तो बीएसएफ को मिल गई उसकी पहली फीमेल स्नाइपर। क्या नाम है इनका, इनका नाम है सुनीता कुमारी। और ये बीएसएफ में कौन है, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सुनीता कुमारी क्या बन गई है, बीएसएफ की पहली फीमेल स्नाइपर बन गई है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए। पार्लियामेंट सिक्योरिटी, ठीक है। 2002 में जब से पार्लियामेंट में अटैक हुआ है, तो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न रही है ना। तो पहले ये सिक्योरिटी 2002 के टाइम पे कौन संभालता था, दिल्ली पुलिस ही संभालती थी। बट बाद में 2002 के बाद में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए एक नया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ठीक है, नाम नहीं दिया गया, है ना, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ही उसको बोलते हैं, एक अलग पुलिस होती है उनकी। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है पार्लियामेंट सिक्योरिटी का हेड। ठीक है, क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है आईपीएस अनुराग अग्रवाल, आईपीएस अनुराग अग्रवाल अब पार्लियामेंट सिक्योरिटी के हेड बना दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एनएसजी न्यू डायरेक्टर जनरल, एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल, एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हमारी स्पेशल फोर्स। ठीक है, तो एनएसजी का नया डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है मिस्टर दलजीत सिंह चौधरी, आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी, आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल बने, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, यूईएफए वुमेन्स, यूईएफए वुमेन्स नेशन लीग टाइटल, ठीक है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, जो कंट्रीज, जो फुटबॉल खेलने वाली कंट्रीज है उनके बीच में इसको खेला जाता है, और हर साल होता है लगभग ये। ठीक है, तो अभी हाल ही में किसने यूईएफए वुमेन्स नेशन लीग टाइटल को जीता है, तो स्पेन ने जीता है ये टाइटल। किसको हराया है स्पेन ने, स्पेन ने हराया है फ्रांस को, फ्रांस को हराकर स्पेन ने जीता है यूईएफए वुमेन्स टाइटल लीग। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए। अभी हाल ही में एक हमारे एक टेनिस प्लेयर है, ठीक है,
इन्होंने क्या करा है कि भाई, सॉरी, बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने बैडमिंटन से, इंटरनेशनल बैडमिंटन से क्या किया, संन्यास का डिक्लेरेशन करा है। ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। तो कौन है वो स्टार बैडमिंटन प्लेयर जिसने अभी हाल ही में बैडमिंटन से रिटायरमेंट की घोषणा करी है? तो इनका नाम है साई प्रणीत। साई प्रणीत ने रिटायर कर लिया है ना, खुद को बैडमिंटन से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में किस बैडमिंटन प्लेयर ने, ठीक है, बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा साई प्रणीत। ठीक है, चलिए, प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, आईपीएल के बाद सबसे फेमस लीग है ये हमारी, है ना, 10th एडिशन है इसका। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसका जो फाइनल हुआ वो संपन्न हुआ, और प्रो कबड्डी लीग को इस बार मिला इसका एक नया विनर। ठीक है, पहली बार इस टीम ने, है ना, इस टाइटल को जीता है, इस लीग को जीता है। तो क्या नाम है उस लीग का जिसने इसको टाइटल को जीता है? इसका नाम है पुनेरी पल्टन। ठीक है, पुनेरी पल्टन ने इस बार जो प्रो कबड्डी लीग का 10th एडिशन है उसको जीता है। और किसको हराया है इन्होंने? ठीक है, इन्होंने हराया है हरियाणा स्टीलर को। हरियाणा स्टीलर्स को इन्होंने हराया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 10th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग किसने, पुनेरी पल्टन ने। ठीक है, हराया किसको है इन्होंने? हरियाणा स्टीलर्स को हराया है। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में इंडियन नेवी में एक नई अचीवमेंट, नई उपलब्धि हासिल करी, और एक नया इंस्ट्रूमेंट अपने साथ जोड़ा है जिसने इंडियन नेवी की ताकत है उसको कई कई गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, ये एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, और जिसका नाम है MH-60R सी हॉक। MH-60R सी हॉक। ठीक है, इसको अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। इंडियन नेवी में शामिल किया गया, और इसका एक निकनेम भी है, इसको रोमियो भी बोलते हैं। रोमियो भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ बनाया गया है इसको, किसने बनाया है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए मेड है। ठीक है, तो अभी हाल ही में, 2 साल पहले इसके लिए डील की गई थी, है ना, कि हमें ये हेलीकॉप्टर चाहिए, और अभी इसकी जो पहली डिलीवरी है वो आ गई है, तो पहला रोमियो हमें मिल गया है। और ऐसा कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है ये, एक सर्विलेंस हेलीकॉप्टर है, और सबमरीन्स को पहचानने में और दूर से डिस्ट्रॉयर वॉरशिप को पहचानने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज माना जाता है ये, और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट नेवल हेलीकॉप्टर का जो टाइटल है वो इसने मिला हुआ है। तो अब ये सिर्फ यूएस नेवी में ही नहीं, इंडियन नेवी में भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। तो याद रखेंगे MS-60R सी हॉक, ठीक है, रोमियो हेलीकॉप्टर, ठीक है, जिसको शामिल किया गया है इंडियन नेवी में, और इसको कहाँ बनाया गया है, किसके द्वारा डिजाइन एंड डेवलप है? ये डिजाइन एंड डेवलप किया गया है यूएसए के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, INS जटायु। INS जटायु, INS जटायु, ठीक है, INS जटायु बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, क्योंकि मालदीव में एक सरकार बनी, ठीक है, जो चाइना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, और ऐसे में इंडिया को ये डर है कि भाई अगर मालदीव ने अपना एक आध आइसलैंड चाइना को दे दिया और चाइना ने वहां नेवल बेस बना दिया, तो चाइना को काउंटर कैसे करेंगे? तो चाइना को काउंटर करने के लिए अब इंडिया ने, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने डेवलप किया है INS जटायु। क्या है ये? एक नेवल बेस है जिसको बनाया गया है किस पर? मिनिकॉय आइसलैंड पर। मिनिकॉय आइसलैंड पर, जो कि है लक्षद्वीप में। तो बहुत आने मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, और आने वाले समय में भी इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका कोशिश करेगा कि भाई हमारी जो नेवी है उसको भी आने दो, हम साथ मिलके रहेंगे यहाँ पे, और चाइना को साथ मिलके काउंटर करेंगे। ब्रिटेन भी आएगा, फ्रांस भी आएगा, बहुत सारे, जापान वगैरह बहुत सारे लोग आने वाले हैं इस चीज, इसके लिए कि भाई हम रहेंगे यहाँ पे आपके साथ में। ठीक है, साथ में मिलके मैनेज करते हैं। तो INS जटायु अब फाइनली कमीशन हो चुका है। ठीक है, तो मिनिकॉय आइलैंड पे बनाया गया। मिनिकॉय आइलैंड कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ठीक है,
ये रहा हमारा इंडिया लोअर पोर्शन, और ये रहा अमेरिका, और ये हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। और ये हमारा, ये जो देख रहे हो आप, ये मालदीव है, मालदीव से, और ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। और ये जो आप देख रहे हैं ना आइलैंड, ये है मिनिकॉय, मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। यहाँ पे चाइना प्लान कर रहा है कि भाई अपना एक आधी नेवल बेस बनाए, ताकि इंडिया को ये लोग क्या कर पाए यहाँ से, है ना, कब्जे में ले पाए, या इंडिया पर प्रेशर बिल्डअप कर पाए। तो उसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए बिल्कुल मालदीव के पास ही हमने अपना INS जटायु बनाया है, ताकि जो जो इनका प्लान है, चाइना का जो प्लान है, ठीक है, वो फॉइल कर जाए कि भाई साहब ये तो, है ना, बिल्कुल पास ही आके बैठ गए, तो अब यहाँ कोई बनाने का फायदा नहीं है। तो एक तरह से ये जो INS जटायु है, वो चाइना को डिमोरलाइज करेगा। दूसरा जो अ, लक्षद्वीप का, मालदीव का जो एक एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट वहां से उभर के आया है, उसको टैकल करने में भी बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, चक्षु, चक्षु बहुत ज्यादा चर्चा में है। चक्षु, चक्षु क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब आंख होता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये फुल्ली इंडियन मेड ऐप है, ठीक है। क्या करने वाला है ये, ठीक है, जितने भी आपके जो फ्रॉड कॉल्स आएंगे, फ्रॉड कॉल्स आएंगे, और अ, जो टेक्स्ट आएंगे, मैसेज आएंगे, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, रिपोर्ट करने का काम करेगा ये चक्षु, ठीक है। तो चक्षु याद रखेंगे। INS जटायु इंपॉर्टेंट है, INS जटायु इंपॉर्टेंट है, चक्षु बहुत इंपॉर्टेंट। चक्षु क्या है, एक ऐप है ना, जिसको बनाया गया है जो फ्रॉड कॉल्स कॉल्स एंड टेक्स्ट है ना, इनको रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। चक्षु, हाँ, का मतलब क्या होता है, आंख होता है, ठीक है। पार्स वन, पार्स वन, कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा ये, ठीक है। एक पार्स वन है ना, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इसकी रशिया को मिली है, ठीक है, ईरान को वॉर्न किया गया है इसको लेके, ठीक है। तो पार्स वन एक सैटेलाइट है, ठीक है, जिसको बनाया है किसने, ईरान ने बनाया है, ठीक है। और इसको लॉन्च करने का काम किसने किया है, रशिया ने किया है। ईरान के पास अभी लॉन्चिंग कैपेबिलिटी आई नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, रशिया ने इसको लॉन्च किया है, ईरान ने बनाया। तो रशिया को क्रिटिसाइज किया गया, भाई तुमने क्यों लॉन्च किया, ये एक टेररिस्ट कंट्री है, ये इस पे बैन लगे हुए हैं, ब्लैक लिस्ट वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, रशिया को, है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, ठीक है। अब रशिया ने क्या किया है कि भाई रशिया एकदम वर्ल्ड में अलग थलग पड़ गया। उसने क्या किया कि भाई ईरान और चाइना जितने भी एंटी USA कंट्री हैं, उनको मिला के क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, है ना, कि एक डिफेंस नेवल एक्सरसाइज भी होने वाली है चाइना, रशिया और ईरान के बीच में। तो एक ग्रुप जो है, एंटी USA ग्रुप जो है, सामने उभर के आ रहा है लोगों के, ठीक है। चलिए, तो पार्स वन सैटेलाइट किसने किया है, ये किया है भाई साहब, है ना, ईरान ने, ठीक है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में, है ना, ईरान ने रशिया के द्वारा अपने किस सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा है, तो पार्स वन सैटेलाइट। यहाँ पे पूछ सकता है कि पार्स वन किस कंट्री की सैटेलाइट, किस देश की सैटेलाइट है, तो आपका आंसर होगा ईरान की सैटेलाइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि भाई नाइटहुड, नाइटहुड के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। नाइटहुड की उपाधि गांधी जी को मिली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी, है ना। तो बाद में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो नाइटहुड की उपाधि जो थी त्याग दी गई थी, है ना, गांधी जी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो ये नाइटहुड की उपाधि अभी भी जो है ब्रिटेन के किंग के द्वारा दी जाती है ना, जो ब्रिटिश किंग है, नाइटहुड की उपाधि अभी भी देते हैं ये, ठीक है, ऑनरेरी तौर पे ही मिलती है, ठीक है। तो अभी हाल ही में किस इंडियन को ब्रिटेन के जो किंग हैं, ब्रिटेन के किंग का क्या नाम है, चार्ल्स थर्ड, चार्ल्स थर्ड, चार्ल्स थर्ड, ठीक है। किस, चार्ल्स थर्ड ने किस इंडियन को भी हाल ही में, है ना, नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है, तो ये है सुनील भारती जी, सुनील भारती मित्तल, ठीक है। और सुनील भारती मित्तल कौन है, भारतीय इंटरप्राइजेस के मालिक है, ठीक है, भारतीय इंटरप्राइजेस के मालिक हैं। इनको उपाधि दी गई है नाइटहुड की, अभी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं।
ये आपका 1 से लेके 6 तक का था। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे 7 से 15 तक के करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।